हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और आप सभी ने एक अच्छी जो है होली मनाई होगी और आप सभी जो है अपने परिवार के साथ जो है होली के इस पावन पर्व पर जो है एक साथ रहे होंगे। चलिएगा, तो इसी के साथ जो है आज की क्लास को जो हम स्टार्ट करते हैं और इस क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर भारतीय राज्य व्यवस्था की अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की बुक को परचेज नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट आज ही इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है आपके आईएएस और पीसीएस के अपकमिंग प्रीलिम्स में। क्लियर? चलिएगा, इसके बाद हम बात करें इस बुक के कुछ फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस बुक में जो है आपको चैप्टर वाइज और जो है टॉपिक वाइज जो है आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको टॉपिकल जो है माइंड मैप इसमें जो है देखने को मिलेगा। 100% जो है एरर फ्री जो है आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है नॉलेज प्लस ठीक कुछ की पॉइंट जो है वो भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पीवाईक्यू का एक बेहतर कलेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा और ये सब कुछ जो है अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की इस भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो अगर आपका भारतीय राज्य व्यवस्था कमजोर है तो आज ही इस बुक को जो है परचेज करके अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी को जो है मजबूत करें। चलिएगा, तो हम जो है राज्यपाल जो है पढ़ रहे थे और इस राज्यपाल में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है वो कर लिए थे। क्लियर? चलिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 और आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 31 को जो है स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिएगा, एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आप तक क्लियर है या नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो हमने अपनी लास्ट क्लास में जो है कंप्लीट कर लिया था, आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल किसी सामान्य बिल को अपनी राज्य विधानसभा में पुनर्विचार हेतु कितने समय तक वापस भेज सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी विधानसभा ने कोई साधारण विधेयक पास किया, साधारण विधेयक क्या किया, पास किया और पास करने के बाद ये किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास। और जब ये बिल राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल इस साधारण विधेयक को इस विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए कितनी बार भेज सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन में आपसे सिंपल सा जो है फंडा पूछा गया है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1 माह, 2 माह, 6 माह या फिर कोई समय सीमा नहीं है। तो डियर स्टूडेंट बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक, अब राज्यपाल कितने समय में इस साधारण विधेयक को विधानसभा के पास पुनः विचार के लिए भेजेगा, इसके लिए संविधान में कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। हाँ, ये कहा जाता है कि वो पुनः विचार के लिए भेज सकता है, कितने टाइम के अंदर भेज सकता है ये कहीं भी आपको मेंशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिएगा, आइएगा तो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्यपाल किसी सामान्य बिल को अपनी राज्य विधानसभा में पुनर्विचार हेतु वापस भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समकक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो सदन या सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक या उसके विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनः विचार करें। कहने का मतलब जो बिल उसके पास भेजा गया है पास करके, उस पर आप लोग एक बार और कंसीडर करें। ठीक, अगर उस राज्य में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है तो इन दोनों के लिए जो है बात कहेगा, और केवल विधानसभा है तो विधानसभा के लिए बात करेगा।
भारत की अगर हम बात करें तो भारत में आपको 28 स्टेट देखने को मिलते हैं, जिन स्टेट में से केवल विधान परिषद जो है वो 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको 2 सदन देखने को मिलेंगे, और बाकी के अन्य जो 8 में से 28 में से आप अगर 6 घटा देंगे तो 22 बचेगा, और 22 राज्य ऐसे हैं जिनमें केवल केवल विधान सभा है। ठीक, तो एक ही सदन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, इसलिए यहां पर जो है दोनों बातें जो है कही गई हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, सर ये अध्यादेश क्या होता है? देखिए, जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो और राज्य की जनता के लिए कोई कानून बनाना अति आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय राज्य की मंत्रिपरिषद के कहने पर अध्यादेश को जारी करते हैं। ठीक, इस अध्यादेश के द्वारा जो बिल या फिर बिल कहें या फिर एक्ट कहें, तो जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है। ठीक, 6 मंथ के बाद जब विधानसभा का सत्र चालू होगा, विधानसभा का सत्र चालू होने के बाद जो है, विधानसभा का सत्र चालू होने के बाद उसे 6 सप्ताह के अंदर पास करना होगा। क्या करना होगा? पास करना होगा, नहीं तो ये ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जो है वो समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक, जिस प्रकार राज्य के अंदर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, उसी प्रकार देश के लिए राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है। क्या? राष्ट्रपति भी जो है अध्यादेश जारी करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हमें यहां पर क्या पूछा गया? राज्यपाल के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 213। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 213 जो है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें से अगर आप क्या करेंगे, आगे के 1 और 2 को अगर रिप्लेस कर देंगे तो आपको राष्ट्रपति के अध्यादेश का आर्टिकल मिल जाएगा, अर्थात 123 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश का आर्टिकल है, जबकि 213 राज्यपाल के अध्यादेश का आर्टिकल है। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। कुछ नहीं करना है, केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश के आर्टिकल में आपको आगे के 2 डिजिट जो है पलट देने हैं। ठीक, अब राष्ट्रपति ओहदे में बड़ा है तो उसका आर्टिकल भी पहले आएगा, राज्यपाल छोटा है तो राज्यपाल का आर्टिकल बाद में आएगा। तो आप यहां से ऐसे याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213। क्लियर? चलिएगा, आइएगा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के फर्स्ट के अनुसार यदि किसी समय राज्य विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदनों सत्र में नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में विद्यमान है
जिसके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। इस अध्यादेश को विधानमंडल के पुनर्संचालित होने पर उससे स्वीकृति मिलना जरूरी है, अन्यथा विधानमंडल के पुनर्संचालित होने के 6 सप्ताह के बाद उसकी वैधता समाप्त मानी जाएगी। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आपको और समझ में आ गया होगा। जहां तक है तो आपको उस डायग्राम और तमाम चीजों से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो इस थ्योरी से जो है वो डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल में विश्रांति काल ठीक में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? देखिए, क्वेश्चन फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक, और आप लोग जो है निश्चिंत होकर के इसका आंसर क्या बताएंगे? आर्टिकल 213 अर्थात 213। क्लियर? अब आपको यहां पर कई और भी आर्टिकल दिखाई दे रहे होंगे पहले की तरह, ठीक। तो यहां पर जो आर्टिकल 155 है, इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है, जो कि आप जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है की जाती है। क्लियर? चलिएगा, फिर इसके बाद आपको आर्टिकल 212 देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें क्या है? न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किए जाने का प्रावधान है। कहने का मतलब विधानमंडल के अंदर जो भी कार्यवाही हो रही है उसको लेकर के कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है, और ना ही वो उस कार्यवाही में जो है दखल अंदाजी करेगी। क्लियर है? चलिएगा, आई होप आपको यहां तक जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। लास्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 156, और आर्टिकल 156 में क्या कहा गया है? राज्यपाल के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का उल्लेख इसमें दिया गया। कहने का मतलब राष्ट्रपति जब चाहेगा तब राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। इसका मतलब होता है प्रसाद पर्यंत पद धारण करना। ठीक, क्लियर है यहां तक? और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले में आपको महान्यायवादी भी देखने को मिलेगा। क्या? महान्यायवादी भी देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिएगा, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, जो कि हमने आपको बताया, का प्रावधान है। आर्टिकल 156 में राज्यपाल के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहने का उल्लेख है, और आर्टिकल 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही को जांच न किए जाने का प्रावधान है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राज्यपाल द्वारा घोषित अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा कितने समय में स्वीकृति मिलनी आवश्यक है? ठीक, अब ये कब से काउंट करना है आपको? तो जब विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हो जाए, तो विधान मंडल के सत्र के प्रारंभ होने के बाद आपको बताना है कि वो विधेयक जो है, जो अध्यादेश के द्वारा या फिर अधिनियम जो है जो अध्यादेश के द्वारा जारी किया गया, वो कितने सप्ताह में पास हो जाना चाहिए। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में जो है बताया भी था। ठीक, अगर आप लोग भूल गए हो तो देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि 6 सप्ताह के अंदर जो है ऐसा विधेयक जो है पारित हो जाना चाहिए जब सत्र चालू हो जाए विधानसभा का। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। अनुच्छेद 213(2) के अनुसार राज्यपाल द्वारा घोषित अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा 6 हफ्ते में स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। राज्य की विधानसभा के समक्ष और विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों के समक्ष अध्यादेश को रखा जाएगा तथा विधानमंडल के संवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या उस अवधि की समाप्ति से पहले जो विधानसभा द्वारा संकल्प से पारित हो तक अनुमोदित नहीं होने पर अध्यादेश प्रवर्त नहीं रहेगा। क्लियर है? तो यहां पर थोड़ा सा आपको जो है डिफिकल्ट वर्ड जो है वो नजर आ रहे होंगे। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया है
कि जब विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होगा तब से 6 सप्ताह के अंदर वो पास हो जाता है तो वो अध्यादेश अधिनियम बन जाएगा और वो लागू रहेगा। अगर वो 6 सप्ताह के बाद पास नहीं होता है, ठीक, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यही बात यहां पर लिखी गई है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? अब यहां पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इन 4 ऑप्शन में से कई ऑप्शन जो है सही हो सकते हो, तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। तो आप सभी जानते हैं कि राज्य के अंदर जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा तो किसके कहने पर लगता है? राज्यपाल के। तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से जो है ये सिफारिश या फिर रिकमेंडेशन भेज सकता है। मंत्रियों की नियुक्ति करना नहीं कर सकता। ठीक, राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो सीएम के कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर जो है नियुक्त करता है, इसलिए ये गलत है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक, तो ये भी सही है। राज्य सरकार के कार्य का संचालन के लिए नियम बनाना बिल्कुल नहीं बना सकता, वो पहले से बने हुए वही लागू रहेंगे। क्लियर? तो यहां पर आपका ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड जो है सही है, बाकी का सेकंड और फोर्थ जो है गलत है। अब देख लीजिएगा फर्स्ट और थर्ड किस में दे रखे हैं। तो फर्स्ट और थर्ड हमें जो है ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में कथन फर्स्ट और थर्ड सही है, जैसा कि हमने पाया। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां राजनीतिक परिस्थिति के कारण प्राप्त होती हैं तथा कुछ मामलों में उसे स्वयं निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो वह भारत के राष्ट्रपति को ठीक राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेज सकता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 200 के द्वारा राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखे गए विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। कथन 2 और 4 सही नहीं है, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति करना तथा राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां नहीं है, बल्कि कार्यकारी शक्तियां हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर। जितेंद्र रावत जी, स्वागत है आपका और नमस्कार बच्चे, आपका स्वागत है आईएएस विद अरिहंत के परिवार पर। चलेगा, अब नॉलेज प्लस में देख लेते हैं कि हमें क्या एक्स्ट्रा दिया जा रहा है अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा। राज्यपाल को प्राप्त कुछ विशेषाधिकार निम्न है, जैसे आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को विभिन्न विशेषाधिकार प्राप्त किए गए हैं। वह पदासीन रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में अभियोग प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। कहने का मतलब उनके कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य हुए उन कार्यों के खिलाफ आप न्यायालय में आवाज नहीं उठा सकते हो। नेक्स्ट, अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की अपने किसी भी कृत्य के लिए गिरफ्तारी और सजा से छूट, यद्यपि इन कृत्यों के लिए 2 माह का अग्रिम नोटिस देकर उसके विरुद्ध सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। क्लियर है? तो कंडीशन है, कार्यवाही की जा सकती है, मगर उसके लिए कंडीशन बनाई गई, उस कंडीशन का जो है जिक्र किया गया। न्यायपालिका ने यह कहा है कि यह विशेषाधिकार संविधान के उपबंधों के उल्लंघन हेतु नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको ये अधिकार दिए तो आप संविधान का ही उल्लंघन कर दो। ठीक, कि साहब हमारा क्या होने वाला है, हमें कौन सा न्यायालय जो है कटघरे में खड़ा करने वाला, तो ऐसा नहीं है, आपको ये सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कहने का मतलब यहां पर 3 कथन सही, 1 कथन गलत। आइएगा देखते हैं। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बात सही है। क्यों? क्योंकि विधायिका में आप क्या पढ़ते हैं? विधानमंडल। क्या पढ़ते हैं? विधानमंडल। और विधानमंडल के अगर मैं निर्माण की अगर मैं बात करूं तो विधानमंडल का निर्माण
राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर के जो है होता है। वेरी गुड जितेंद्र जी। दूसरा कह रहा है वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकेगा, बिल्कुल नहीं। मृत्युदंड को केवल क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। एक किसका है? राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति के अलावा ना कोई भी मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। क्लियर? और हमसे क्या पूछा था? नहीं पूछा था, तो नहीं हमें प्राप्त हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिएगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले, ठीक, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्यपालों के संदर्भ में कथन बी सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को मृत्युदंड दंडादेश की स्थिति में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, और न ही संघ सूची के विषय में से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराध को या सेना न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी दंडादेश को क्षमा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को उन विषयों पर जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है तथा किए गए किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि के लिए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, निलंबन, विराम, परिहार करने की शक्ति अथवा दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की शक्ति है। ठीक, तो केवल मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय के दंड को छोड़कर के बाकी सब राज्यपाल जो है क्षमा कर सकता है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर करिए। बताइएगा इनमें से कौन कौन सा राइट आंसर होगा। चलिएगा भाई, तो आंसर जो अभी तक किसी भी बच्चे का नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आइएगा एक बार पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक, यहां पर कह रहा है पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। बिल्कुल सही बात है, और वो इसलिए क्योंकि पंजाब का विभाजन होकर के जो है पंजाब बना रहा, इसके अलावा चंडीगढ़ बना और हरियाणा बना। ठीक, तो हरियाणा का तो रहता है अपना राज्यपाल, परंतु जो पंजाब का राज्यपाल रहता है वही चंडीगढ़ का राज्यपाल रहता है, और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है। दिए गए कथनों में से कथन फर्स्ट जो है सही है, तो इस दूसरा तो हमने पढ़ा ही नहीं। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है, नहीं होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के सेकंड के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक भी नियुक्त किया गया जाता है। ऐसा राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों की प्रशासनिक संरचना के एक दूसरे के निकट होने के कारण किया जाता है। ठीक, पास पास में, इसलिए। ठीक, अतिरिक्त खर्चा क्यों बढ़ाया जाए? इसलिए क्योंकि केरल का राज्यपाल अलग होता है तथा लक्षद्वीप का प्रशासक अलग होता है। दोनों अपने अपने राज्य क्षेत्र में कार्य करते हैं। यद्यपि केरल का राज्यपाल को लक्षद्वीप के प्रशासक की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, ये एक ऑप्शन है। ठीक, तो वह केरल के साथ साथ लक्षद्वीप का भी प्रशासक हो सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक, तो पॉसिबिलिटी नहीं होने की भी है, पॉसिबिलिटी होने की भी है। तो ऐसे में ठीक, हम पॉसिबिलिटी किसको रखेंगे? जो पहली है,
कि पहली कंडीशन में दोनों के लिए सेपरेट होंगे ही होंगे। ठीक, चलिएगा। इसके अतिरिक्त लक्षद्वीप के प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के आधार पर की जाती है। लक्षद्वीप समूह का प्रशासक इंस्पेक्टर जनरल के रूप में पुलिस विभाग का भी नियंत्रक होता है। क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के लिए किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? और आप सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या? सरोजनी नायडू। क्या है? सरोजनी नायडू। और ये किस राज्य की राज्यपाल रही हैं? तो ये ना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल रही हैं। और इस उत्तर प्रदेश को स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। क्या? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। क्लियर, चलिएगा लेकर के चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। वहीं सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1997 जो है के बीच में जो है वो क्या रही? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, पंडित जवाहर लाल नेहरू की बहन थी। क्लियर, 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? और आपको बता दूं कि 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित की गई थी, क्या? अंतरिम सरकार नहीं, सॉरी, 1946 में जो संविधान सभा गठित की गई थी, उस संविधान सभा की जो 15 महिला थी, उन 15 महिला में से एक विजय लक्ष्मी पंडित भी थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पद्मजा नायडू। ठीक, और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1956 में। कब बनी थी? 1956 में बनी थी। और ये अप्रोक्सीमेटली जो है 1967 तक जो है रही थी। तो पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी। वह 3 नवंबर 1956 अर्थात 1956 से लेकर के 1 जून 1967 तक जो है पश्चिम बंगाल की राज्यपाल रही। पद्मजा नायडू सरोजनी नायडू की पुत्री थी। पद्मजा नायडू भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। प्रथम लोकसभा की सदस्यता भी रही थी। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, क्या किया गया था? बर्खास्त। और ये बर्खास्त करने का अधिकार भैया किसके पास होता है? तो बर्खास्त कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? तो केंद्रीय मंत्री परिषद के कहने पर या प्रधानमंत्री के कहने पर। ठीक, और यहां पर उनका नाम है रघुकुल तिलक। क्या नाम है? रघुकुल तिलक। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? और ये घटना है 1980 की। ठीक, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो? चलिए, राजस्थान के, एक सेकेंड, 1980 की नहीं, 1981 की है, 81 की। ठीक है जी, चलिए। राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक थे, जिन्हें वर्ष 1981 में बर्खास्त किया गया था। ये राजस्थान के प्रथम
राज्यपाल थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के फर्स्ट के अनुसार वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने पुनर्विचारित होने के पश्चात देश के 4 राज्यों के राज्यपालों को बर्खास्त किया था। उल्लेखनीय, भारत के सर्वप्रथम 1980 में बर्खास्त किए जाने वाले राज्यपाल प्रभु दास पटवारी जो है तमिलनाडु से थे। क्लियर। और उन्हीं में से एक जो है रघुकुल तिलक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद का नाम 1956 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। किसके द्वारा? ठीक। क्या लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया गया था? क्या राष्ट्रपति के एक कार्यकारी आदेश के जारी करने के बाद ऐसा हुआ था? क्या जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था? या फिर राज्य सरकार द्वारा आर्टिकल 371 के अंतर्गत कोई अमेंडमेंट संसद से करवा करके ऐसा करवाया गया, या फिर उन्होंने इस आर्टिकल का उपयोग करके जो है ऐसा किया? तो आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा जो है ऐसा किया गया था। चलिए देखिएगा, जम्मू और कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो ये एक देसी रियासत थी। क्या थी? एक देसी रियासत। इस देसी रियासत ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय किया। भारत में विलय हुआ इसका, और भारत में विलय करने वाले व्यक्ति थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह, जो कि कौन थे? जम्मू कश्मीर के राजा। जम्मू कश्मीर के कौन थे? राजा थे। ठीक। और हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इस जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत में किया। ठीक। और उसी दौरान जम्मू कश्मीर को यह राइट दिया गया कि जम्मू कश्मीर का खुद का झंडा होगा, जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान होगा, जम्मू कश्मीर का खुद का प्रधानमंत्री होगा, जम्मू कश्मीर का खुद का राष्ट्रपति भी होगा। क्लियर? एक तरीके से। मगर धीरे धीरे समय के अनुसार ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर से छीन ली गई और वर्ष 2019 में इसे एक यूटी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का विभाजन भी कर दिया गया और इससे एक यूटी जम्मू कश्मीर, दूसरी यूटी लद्दाख, इन दोनों का जो है निर्माण किया गया। क्या किया गया? निर्माण किया गया। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पदनाम वर्ष 1956 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, जिनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त उपराज्यपालों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई सिंपल सा आंसर होना चाहिए आप लोगों का, सर कौन? भैया राज्यपाल किसी भी राज्य का हो, भारत का राष्ट्रपति करेगा। अब यह क्वेश्चन पूछा गया था 2002 में, अब यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। क्या नहीं है? राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर एक यूटी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश में क्या होते हैं? उपराज्यपाल। हालांकि इस उपराज्यपाल का अपॉइंटमेंट आज भी राष्ट्रपति करेगा। इस उपराज्यपाल की अगर नियुक्ति की बात आएगी तो नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। क्लियर? चलिएगा, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। पूर्व में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर
राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त था, विशेष दर्जा नहीं, विशेष राज्य का दर्जा, राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसे अगस्त 2019 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। तो ये चीज यहां पर भैया थोड़ी सी गलत है, क्योंकि इसके लिए ना प्रॉपर 2019 में ना संविधान संशोधन किया गया, आदेश जारी नहीं हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है जी, क्या हुआ था? संविधान संशोधन। ठीक, चलिएगा। वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर में उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वही बात कही गई है जो हमने आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? चलिएगा फटाफट से आंसर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्लियर? आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। तो नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। मुर्मू गुजरात क्रेडिट के वर्ष 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इन्हें अगस्त 2000 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया था, जो वर्तमान में 2023 में जो है कार्यरत है, अक्टूबर। ठीक। रचित रॉय, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। चलिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? माने मध्य प्रदेश के क्या रहे हैं? राज्यपाल, और फिर बाद में क्या रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर भगवंत दयाल शर्मा। क्या होगा? डॉक्टर भगवंत दयाल शर्मा। क्लियर? चलिए, गुड आफ्टरनून रॉय जी, गुड आफ्टरनून। चलिएगा, मध्य प्रदेश के राज्यपालों में से डॉक्टर भगवंत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से प्रारंभ हुआ। और आपको बता दूं कि हरियाणा का निर्माण 1966 में ही हुआ था, पंजाब का विभाजन करके। पंजाब का विभाजन करके किया गया था। क्लियर? से 23 मार्च 1967 तक रहा। यह 13 अप्रैल 1980 से 14 मई 1984 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनने से पूर्व उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे। उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में डॉक्टर भगवंत दयाल शर्मा ने 22 सितंबर 1977 से 13 अप्रैल 1980 तक का कार्य किया। क्लियर? तो ये ना एमपी के अलावा जो है उड़ीसा के भी जो है क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। ठीक, तो कल को इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश की जगह पर उड़ीसा भी रखा जा सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? ठीक, कहने का मतलब आप सभी को मालूम है 9 दिसंबर 1946 को भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था, और इस संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे, और इन 389 मेंबर्स में से 15 सदस्य जो हैं वो महिला थी। ठीक, और शेष पुरुष थे। ठीक, क्लियर है? अब यहां से क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि इस संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, ठीक, मध्य प्रदेश के राज्यपाल में से कौन? ठीक, क्योंकि आपको यहां पर जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है उनमें से कोई 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो? अब
यहां पर आपको सबसे पहला एक नाम देखने को मिल रहा होगा, कौन? निरंजन नाथ वांचू। ठीक, इनके बारे में मैं आपको बता दूं तो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये नहीं थे। क्लियर? क्योंकि ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब बने? 1977 में। ठीक, तो अब जाहिर सी बात है, जिन ऑप्शन में आपको 2 दिखाई दे रहा है उन्हें तो काट ही दीजिए। ठीक है जी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एच बी पाटस्कर नाम आपको देखने को मिल रहा है। इनकी अगर मैं बात करूं, ठीक, तो ये संविधान सभा के सदस्य थे। इसके अलावा फिर नाम आता है सत्यनारायण सिन्हा का। सत्यनारायण सिन्हा जी की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या थे? राज्यपाल थे। ठीक, मगर यहां पर 2 है, यहां पे भी 2 है, तो आप यहां पर 3 कर लीजिएगा। ये मिस प्रिंटिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये भी थे। फिर आता है केसी रेड्डी। क्या आता है? केसी रेड्डी। तो ये भी जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं और संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ 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 बेटा, वही तो बता रहा हूं, पूरा पूरा समझा रहा हूं ना, समझो तो सही है। अभी एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, समझो समझो। क्वेश्चन अपनी जगह है, हम बात कर रहे हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन में मैंने आपको बताया कि निरंजन नाथ वांचू, ठीक, नहीं है किसके? संविधान सभा के सदस्य। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो रहे हैं, मगर कब? 1977 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। तो कहीं से भी तालमेल नहीं बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे नहीं भी पूछ रहा था। ठीक है, अब ये मैंने क्यों काटे हैं उसका रीजन तो सुन लो पूरा। उसका रीजन ये है कि फर्स्ट ऑप्शन में जो नाम दिया गया एच बी पाटस्कर, थर्ड ऑप्शन में जो नाम दिया गया सत्यनारायण सिन्हा, और फोर्थ नंबर पर जो नाम दिया गया केसी रेड्डी, ये तीनों संविधान सभा के सदस्य थे। ये तीनों संविधान सभा के सदस्य थे। तो अब यहां पर 2 के साथ क्या लगा है? फर्स्ट, और फर्स्ट संविधान सभा का सदस्य है। यहां पर 2 के साथ क्या लगा है? 3। 2 के साथ क्या लगा है? 3। 3 भी संविधान सभा के सदस्य थे। समझ रहे हैं? तो इसलिए मैंने ये दोनों क्रॉस कर दिए और आपको यहां बता दिया है कि इसका आंसर एक ऑप्शन डी बना, ई बना करके होना चाहिए, केवल 2, और ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ये थी पूरी बात जो आपको समझानी थी इस क्वेश्चन में ना। ठीक, आंसर ऑप्शन में मेंशन है ही नहीं। क्लियर है? चलिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझा देते हैं आपको। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल निरंजन नाथ वांचू भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। वांचू 14 अक्टूबर 1977 से ठीक 1978 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, जबकि एच बी पाटस्कर, सत्यनारायण सिन्हा, केसी रेड्डी और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ संविधान सभा के सदस्य भी रहे। एच बी पाटस्कर जो है 1957 से 56 तक जो है, और केसी रेड्डी जो है 1966 से लेकर के 71 तक, और सत्य नारायण सिन्हा 1971 से 77 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। क्लियर? चलिएगा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? अब लद्दाख का निर्माण हुआ है 2019 में, तो क्वेश्चन हमसे ये कब पूछा गया है? 2019 में। चलिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधा कृष्णा माथुर। क्या हो जाएगा? राधा कृष्णा माथुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया था। पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी श्री माथुर 31 अक्टूबर
2090 से 12 फरवरी से 2013 तक जो है 23 तक जो है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। वर्तमान में 12 फरवरी 2013 से श्री बीडी मिश्रा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। ठीक, क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना भाई, प्रेजेंट में कोई गुणा भाग नहीं लगाना है। ठीक है, क्लियर है। और हमसे यहां क्या पूछा गया, उपरोक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो हमें मैचिंग जो है वो सही बतानी है। क्लियर है। चलिए, पहला है राजस्थान कलराज मिश्र, बात सही है। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, सही है भाई, एक लंबे समय से जो है बनी हुई। पश्चिम बंगाल सत्यपाल मलिक, नहीं भाई, उस समय ना सत्यपाल मलिक जो है शायद जम्मू कश्मीर के जो है राज्यपाल थे। ठीक, क्लियर है, क्लियर। जब राज्यपाल की बात हो रही है, फिर उसके बाद जो है उन्होंने वहां से जो है त्याग पत्र भी दे दिया था उसके बाद। तो ये नहीं है। गुजरात फागू चौहान, बिल्कुल नहीं है। क्लियर। तो यहां पर ऑप्शन 3 और जो है ऑप्शन 4 सही नहीं है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं आंसर की ओर। तो अब हमें देखना है फर्स्ट और सेकंड किस में है, तो ऑप्शन ए में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्यों में राज्यपालों के संदर्भ में युग्म फर्स्ट और सेकंड सही सुमेलित है, जैसा कि आपको बताया गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, जबकि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। थर्ड और फोर्थ जो है सही नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस, इन्हें नवंबर 2022 में बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जो कि 22 जुलाई 2019 से गुजरात के राज्यपाल हैं। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, जो उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उससे हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। कहने का मतलब उसका कोई भी जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड न रहा हो, जिससे कि वो वहां की जनता के साथ भेदभाव करे या फिर कुछ भी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है या गवर्नमेंट को लेकर के टारगेट ना करे, इस तरीके से। ठीक, तो ये कोशिश की जाती है। अब ये प्रावधान जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1996 के द्वारा, या फिर राज मन्नार समिति 1969 के द्वारा, या फिर सहकारी आयोग 1983 के द्वारा, या फिर संविधान के कार्य चालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग 1983। क्लियर। चलिएगा, सरकारिया आयोग 1983 का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उससे हाल के पिछड़े वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1987 में सौंपी थी, जिसका प्रकाशन या फिर जिसको माने सबके सामने 1988 में जो है रखा गया। इस आयोग का मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के संबंधों से संबंधित जो है शक्तियों का संतुलन जो है स्थापित करने के, माने कैसे केंद्र और राज्य के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया जा सकता है, उसको लेकर के जो है इसका गठन किया गया था। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, राज्य पुनर्गठन आयोग, या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या,
राज्य पुनर्गठन आयोग। अब ये राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है किया गया था, और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ए, बी, सी, डी श्रेणी को समाप्त किया गया था। इसके अलावा इस आयोग के द्वारा 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था, और इन राज्यों के निर्माण के साथ साथ राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। क्लियर? आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो यहां पर जो है 14, 16 की जगह 14 कर लीजिए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया था, जिसमें से एक राज्य राजस्थान भी था, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया तथा राज्यपाल को राज्य प्रमुख बनाया गया। यहां के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बनाए गए। क्लियर? चलिएगा, अब हमारा न्यू टॉपिक है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। ठीक, तो बच्चे न्यू टॉपिक है और न्यू क्लास से इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यू क्लास से जो है इसे स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो कल मिलते हैं आपसे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की ये रेड कलर की बुक परचेज नहीं की है तो आज ही अपने नजदीकी किसी भी बुक सेलर के पास जाकर के इस बुक को आज ही परचेज कर लीजिएगा। ठीक, क्लियर है? क्योंकि यहां पर आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो कंटेंट आपको इस बुक के माध्यम से ना प्रिंटेड फॉर्म में जो है मिल जाएगा। ठीक, चलिए लेता हूं आपसे इजाजत, मिलता हूं मैं आपसे कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए लेता हूं आपसे इजाजत। सभी प्यारे छात्र छात्राओं को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।